बिगिनर्स और प्रो आर्टिस्ट में एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है कि बिगिनर्स शेडिंग को बस कॉपी करते हैं बट प्रो आर्टिस्ट शेडिंग को समझते हैं। बिगिनर्स के लिए शेडिंग का मतलब ड्राइंग को ब्लैक एंड व्हाइट बनाना होता है बट प्रो आर्टिस्ट के लिए शेडिंग के ये दो गोल्स होते हैं और इन गोल्स को अचीव करने के लिए वो शेडिंग की प्रोसेस के इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। मुझे भी इन 2 गोल्स को और शेडिंग की प्रोसेस के 4 स्टेप्स को समझने में और सीखने में कई साल लग गए थे बट इनको सीखने के बाद मेरी ड्राइंग बट आपको कई सालों तक वेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज आपके लिए आज की ये एक वीडियो ही काफी है एंड आई प्रॉमिस इस वीडियो को देखने के बाद आपकी शेडिंग पहले के जैसी बिल्कुल भी नहीं रहेगी बिकॉज ये है हमारी बेसिक टू एडवांस ड्राइंग सीरीज का पार्ट 9 शेडिंग मास्टर क्लास। तो चलो शुरू करते हैं बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो हाय गाइस, मेरा नाम है अमन एंड आई डू पोर्ट्रेट ड्राइंग। पहले हम जानेंगे कि प्रो लेवल पे शेडिंग के ये 2 मेन गोल्स कौन से होते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि इन गोल्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से 4 स्टेप्स होते हैं, मतलब शेडिंग की कैसे जाती है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज में ऑब्वियसली हमें कलर्स नजर नहीं आते, हमें नजर आती है अलग अलग लेवल की ब्राइटनेस या फिर डार्कनेस और ब्राइटनेस या फिर डार्कनेस के इन्हीं अलग अलग लेवल्स को बोलते हैं वैल्यूज और वैल्यूज ही डिसाइड करती हैं कि आपकी ड्राइंग फ्लैट दिखेंगी या फिर रियलिस्टिक। अगर आपने सही जगह पे सही वैल्यूज को क्रिएट कर दिया तो आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक बनेगी, अदरवाइज इस तरह से फ्लैट नजर आएगी। बट अब बहुत सारे दोस्तों को ये कंफ्यूजन रहती है कि रेफरेंस फोटो में वैल्यूज को ऑब्जर्व कैसे करें, कैसे पता चलता है कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू है। तो इसको मैं आपको अब बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ। वैल्यूज 3 तरह की होती हैं और इन वैल्यूज को ऑब्जर्व करते टाइम हमें सबसे पहले लाइट सोर्स पे ध्यान देना होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट किस तरफ से आ रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इस स्फीयर पे इस तरफ से लाइट पड़ रही है तो इसकी ये साइड सबसे ज्यादा लाइट नजर आ रही है, तो इस लाइट वाले पूरे एरिया में लाइट वैल्यूज हैं। हाँ, अगर किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस शाइनी या वेट हो तो वहां पे लाइट वैल्यूज वाले एरिया में भी एक पार्ट ऐसा होता है जो लाइट की वजह से बहुत ज्यादा शाइन कर रहा होता है, तो ऐसे पार्ट को बोलते हैं हाईलाइट। बट फिलहाल यहाँ पे बस लाइट वैल्यूज ही है। उसके बाद पियर की ये जो 3D फॉर्म या फिर शेप है, इसकी वजह से इसके कुछ हिस्सों में लाइट कम पहुंच पा रही है बिकॉज पियर के वो हिस्से लाइट की तरफ सीधे नहीं है और ऐसे पार्ट्स लाइट वैल्यूज वाले पार्ट से थोड़े डार्क नजर आते हैं और इन पार्ट्स में होती हैं मिड वैल्यूज। उसके बाद इस पियर के सामने का हिस्सा लाइट को ब्लॉक कर रहा है जिसकी वजह से इसके पीछे वाले हिस्से पे लाइट बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही और वहां पे शैडोज बन रही हैं और इन शैडोज वाले पार्ट्स में होती हैं डार्क वैल्यूज। एंड ज्यादातर आर्टिस्ट डार्क वैल्यूज को ड्रॉ करते टाइम ही सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज उनको शैडोज की अलग अलग टाइप्स के बारे में नॉलेज नहीं होती और वो शैडोज वाले पूरे हिस्से में बस एक जैसी ही डार्क वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। बट प्रो आर्टिस्ट डार्क वैल्यूज को शैडोज की अलग अलग टाइप्स के अकॉर्डिंगली क्रिएट करते हैं। चलो इसको थोड़ा आसान तरीके से समझाता हूँ। शैडोज को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है तो उसकी सामने वाली साइड लाइट को ब्लॉक कर लेती है और उसके पीछे वाले हिस्से के ऊपर लाइट नहीं पहुंच पाती और उसके उस हिस्से के ऊपर जो शैडोज बनती हैं उन शैडोज को बोलते हैं फॉर्म शैडोज। फॉर्म शैडोज इसलिए बिकॉज ये ऑब्जेक्ट की अपनी 3D फॉर्म के ऊपर बनती हैं और ये ज्यादातर सबसे कम डार्क शैडोज होती हैं। ऑब्जेक्ट जब लाइट को ब्लॉक कर लेता है तो उस ऑब्जेक्ट की जो अपनी शैडो उसके नीचे वाली या फिर पीछे वाली सरफेस के ऊपर बनती है उसको बोलते हैं कास्ट शैडोज बिकॉज ऑब्जेक्ट उस शैडो को कास्ट कर रहा होता है। अगर ऑब्जेक्ट की 3D फॉर्म गोल या फिर कर्व है तो उसके ऊपर जो फॉर्म शैडोज बनती हैं उनका स्टार्टिंग का हिस्सा ज्यादातर काफी ज्यादा डार्क होता है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला हिस्सा है और ये ऑब्जेक्ट की 3D फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस शेप में बनेगा और यही जो डार्क शैडो वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं कोर शैडो और ये कोर शैडो हमेशा फॉर्म शैडो से ज्यादा डार्क होती है। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये कोर शैडोज क्यों बनती हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीजन होता है लाइट का रिफ्लेक्ट होना। जैसे कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के इस हिस्से में फॉर्म शैडोज बन रही हैं बट जो
जो लाइट इस ऑब्जेक्ट के पीछे वाली या फिर आसपास वाली सरफेस के ऊपर पड़ रही है उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होके इस ऑब्जेक्ट के इस फॉर्म शैडोज वाले हिस्से के ऊपर पड़ रहा है, जिस वजह से फॉर्म शैडोज का कुछ हिस्सा थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, बट फॉर्म शैडोज के जिस हिस्से में ये रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं पहुंच पा रही वहां पे फॉर्म शैडोज सबसे ज्यादा डार्क नजर आ रही हैं और उसी वाले पार्ट को बोलते हैं कोर शैडोज। बट ये जरूरी नहीं है कि कोर शैडोज हर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर हर सिचुएशन में बनती ही बनती हैं। अगर नीचे की सरफेस ऐसी हो जो लाइट को बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट ना करे तो कोर शैडोज नहीं बनेगी। जिस जगह ऑब्जेक्ट नीचे की सरफेस के साथ टच कर रहा होता है उस जगह बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुंच पाती और उस जगह सबसे ज्यादा डार्क शैडोज बनती हैं और उस सबसे ज्यादा डार्क शैडोज वाले पार्ट को बोलते हैं ऑक्लूजन शैडोज। बट ऑक्लूजन शैडोज का बनना भी नीचे की सरफेस और रिफ्लेक्टेड लाइट के ऊपर डिपेंड करता है और सही वैल्यूज को ऐड करने का मेन मकसद होता है ड्राइंग में डेप्थ को क्रिएट करना। अब डेप्थ क्या होती है और इसको ड्राइंग में दिखाना क्यों जरूरी होता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड की हुई है जिसपे ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज हैं। तो अगर आप डेप्थ के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। एजेस, सिर्फ वैल्यू से ही ड्राइंग रियलिस्टिक नहीं बनती। ड्राइंग रियलिस्टिक तब बनती है जब सही वैल्यूज को सही एजेस के साथ कंबाइन किया जाता है। इसलिए शेडिंग का दूसरा मेन गोल होता है एजेस। बट एजेस होते क्या हैं? देखो, रियल लाइफ में किसी भी ऑब्जेक्ट की डार्क आउटलाइंस नहीं होती, इसलिए जब हम रियल लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज को देखते हैं तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइंस नजर नहीं आती बल्कि अलग अलग वैल्यूज नजर आती हैं। जैसे कि अगर आप इस फोटो में देखो तो इस बॉल की कोई भी डार्क आउटलाइंस नजर नहीं आ रही है, बस इस बॉल के अंदर अलग वैल्यूज हैं और बैकग्राउंड में अलग वैल्यूज हैं और इन अलग अलग वैल्यूज की वजह से ही हमें बॉल बैकग्राउंड से अलग नजर आ रही है। और अगर इनकी वैल्यू सेम होती तो हमें ये एक दूसरे से अलग नजर नहीं आती। और वो जगह जहां ये वैल्यूज एक दूसरे से अलग होती हैं या फिर जिस जगह एक वैल्यू खत्म होती है उस जगह को एजेस बोलते हैं। इसी तरह से कहीं पे भी अगर एक वैल्यू खत्म हो रही है और दूसरी वैल्यू स्टार्ट हो रही है तो उस जगह को एजेस बोलते हैं। और एजेस बेसिकली दो तरह के होते हैं। देखो, जब किसी जगह एक वैल्यू एकदम से खत्म हो जाती है और दूसरी वैल्यू एकदम से स्टार्ट हो जाती है, मतलब दोनों वैल्यूज एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट नजर आती हैं और एक शार्प ट्रांजिशन क्रिएट होती है, तो ऐसे एजेस को हार्ड एजेस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग वैल्यूज को ऐड किया है और इनके बीच में कोई डार्क आउटलाइंस नहीं है जो इनको सेपरेट कर रही हैं, बल्कि इनकी अलग अलग लेवल की डार्कनेस की वजह से ही ये एक दूसरे से सेपरेट नजर आ रही हैं। तो जहाँ पे एक वैल्यू खत्म हो रही है और दूसरी वैल्यू शुरू हो रही है उस जगह को हम हार्ड एजेस बोलते हैं। जब किसी जगह एक वैल्यू धीरे धीरे स्मूथ ट्रांजिशन के साथ दूसरी वैल्यू में ट्रांसफर हो रही होती है तो वहां पे सॉफ्ट एजेस होते हैं। तो अपनी ड्राइंग में हमें भी सॉफ्ट एजेस को ड्रॉ करने के लिए एक वैल्यू को बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन के साथ दूसरी वैल्यू में ट्रांसफर करना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइट वैल्यूज को धीरे धीरे एक स्मूथ ट्रांजिशन के साथ डार्क वैल्यूज में ट्रांसफर किया है। यहाँ पे लाइट वैल्यूज धीरे धीरे मिड वैल्यूज में ट्रांसफर हो रही हैं और मिड वैल्यूज धीरे धीरे डार्क वैल्यूज में ट्रांसफर हो रही हैं। मतलब यहाँ पे वैल्यूज के जो एजेस हैं वो सॉफ्ट हैं। तो अब आप शेडिंग के 2 मेन गोल्स के बारे में समझ गए हो कि हमें अचीव क्या करना है और अब आप सीखोगे कि इन गोल्स को अचीव कैसे करते हैं। मतलब इनको अचीव करने के लिए 4 कौन कौन से स्टेप्स हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसी से डिसाइड हो जाता है कि आप अपनी ड्राइंग में सही वैल्यूज या फिर सही एजेस को क्रिएट कर पाओगे या फिर नहीं। देखो, हमें अलग अलग वैल्यूज को क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हमें अलग अलग ग्रेड्स वाली पेंसिल्स चाहिए होंगी। HB से लेके 8B या फिर 10B ग्रेड तक की पेंसिल्स। हालांकि डार्क वैल्यूज के लिए आप चाहो तो चारकोल पेंसिल को भी यूज कर सकते हो। वैल्यूज के बाद हमें एजेस को क्रिएट करना होता है। तो सॉफ्ट एजेस के लिए हमें वैल्यूज को कभी कभी ब्लेंड भी करना पड़ जाता है। तो उसके लिए आप एक फिल्बर्ट ब्रश यूज कर सकते हो या फिर आप एक मेकअप ब्रश यूज कर सकते हो। वो भी नहीं है तो आप नॉर्मल कॉटन का एक टुकड़ा यूज कर सकते हो। और अगर रेफरेंस फोटो में हाइलाइट्स भी नजर आ रही हैं तो उनको ड्रॉ करने के लिए आप नीडेबल इरेजर यूज कर सकते हो। वो नहीं है तो टॉम्बो मोनो 0 इरेजर यूज कर सकते हो या फिर पेंसिल इरेजर या फिर नॉर्मल इरेजर भी चल सकती है। मैं जो टूल्स यूज करता हूँ उन सारे टूल्स के लिंक्स आपको टैग प्रोडक्ट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहो तो आप उनको वहां से बाय कर सकते हो। और
और हाँ, पेपर के बारे में मैंने आपको इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था। आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। बिगिनर्स को स्टार्टिंग में ये समझना बहुत मुश्किल लगता है कि रेफरेंस फोटो में किस वैल्यू के लिए कौन सी ग्रेड की पेंसिल को यूज करना चाहिए, बट प्रो आर्टिस्ट इस चीज को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। चलो समझाता हूँ कैसे। देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको हर एक शेड की पेंसिल की डार्कनेस का अंदाजा होना चाहिए। आप एक खाली पेपर के ऊपर HB से लेके 10B ग्रेड तक की पेंसिल्स के साथ थोड़ी थोड़ी शेडिंग करके देख सकते हो कि कौन सी पेंसिल कितनी डार्क है। और उसके बाद आपको ये समझना है कि हर एक रेफरेंस फोटो में वैल्यूज की डार्कनेस या फिर ब्राइटनेस के लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि इस फोटो में लाइट वैल्यूज बहुत ज्यादा ब्राइट हैं, बट इस फोटो में लाइट वैल्यूज ज्यादा ब्राइट नहीं है। तो हमें इस फोटो में लाइट वैल्यूज को ड्रॉ करने के लिए बहुत ही लाइट ग्रेड की पेंसिल यूज करनी होगी, जैसे कि H ग्रेड या फिर HB ग्रेड। बट इस फोटो में हम लाइट वैल्यूज के लिए 2B ग्रेड की पेंसिल भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज लाइट वैल्यूज की ब्राइटनेस यहाँ पे ज्यादा नहीं है। और इसी तरह से मिड वैल्यूज और डार्क वैल्यूज भी अलग अलग फोटोज में अलग अलग हो सकती हैं। तो हमें उनकी डार्कनेस के लेवल के हिसाब से ही अलग अलग पेंसिल्स की डार्कनेस को उनसे मैच करके पेंसिल को चूज करना होगा। और बाकी के 2 स्टेप्स को हम बिल्कुल प्रैक्टिकली समझेंगे। मैं आपको इस नोज में रियलिस्टिक शेडिंग करके दिखाऊंगा और साथ ही इन लास्ट वाले 2 स्टेप्स को सिखाऊंगा। और अभी तक हमने इस वीडियो में जो भी सीखा है उन सारी चीजों को यहाँ पे यूज करके दिखाऊंगा। इस स्टेप में आपको 3 चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। पहली, पेंसिल की टिप की शार्पनेस के बारे में कि कहाँ पे पेंसिल की टिप को शार्प करके यूज करना है और कहाँ पे आप ब्लंट टिप को यूज कर सकते हो। तो जब आपको ड्राइंग में बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में शेडिंग करनी हो या फिर हार्ड एजेस को ड्रॉ करना हो या फिर डिटेल्स को ड्रॉ करना हो, तो वहां पे आपको पेंसिल को अच्छे से शार्पन करके ही यूज करना होगा। बाकी बड़े पार्ट्स में वैल्यूज को ऐड करते टाइम या फिर सॉफ्ट एजेस को ड्रॉ करते टाइम आप ब्लंट टिप को भी यूज कर सकते हो या फिर आप शार्प टिप की साइड से शेडिंग कर सकते हो। और दूसरा, पेंसिल ग्रिप्स के बारे में कि अलग अलग पार्ट्स में शेडिंग करते टाइम कैसे पेंसिल को अलग अलग तरीकों से पकड़ना है। और पेंसिल ग्रिप्स के बारे में मैंने इस सीरीज के सेकंड पार्ट में बताया था, तो डिटेल में समझने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो। तीसरा, पेंसिल के स्ट्रोक्स की डायरेक्शन के बारे में कि आपको कहां कहां और क्यों पेंसिल के स्ट्रोक्स की डायरेक्शन को चेंज करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D ड्रॉ करने के लिए। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझो। अगर आप इन 2 ड्रॉइंग्स को देखो तो एक फ्लैट कॉइन या फिर प्लेट लग रही है और दूसरी एक 3D बॉल लग रही है। तो अगर आपको एक 3D बॉल ड्रॉ करनी है तो आप उस बॉल की आउटलाइंस के अंदर अगर बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रोक लगा के शेडिंग करोगे इस तरह से, तो आप इसमें चाहे जितनी मर्जी अच्छे से वैल्यूज को ऐड कर लो, ये एक 3D बॉल नहीं बल्कि एक फ्लैट कॉइन या फिर प्लेट के जैसी ही लगेगी। इसलिए अगर आपको इसको एक 3D बॉल के जैसा बनाना है तो आपको बॉल की 3D फॉर्म के अकॉर्डिंगली ही और उसकी शेप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ही अपनी पेंसिल के स्ट्रोक्स की डायरेक्शन को भी चेंज करना होगा। तो अब मैं रेफरेंस फोटो के हिसाब से अलग अलग ग्रेड्स वाली पेंसिल्स को यूज करके इस नोज में शेडिंग करनी स्टार्ट करूंगा। नोज के इस पार्ट में, मतलब नोज के ब्रिज के ऊपर लाइट डायरेक्ट पहुंच रही है, तो यहाँ पे लाइट वैल्यूज हैं। तो इनको ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे 2B ग्रेड की पेंसिल को यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं 2B ग्रेड की पेंसिल के साथ पूरे नोज के एरिया में एक बेस लेयर ऐड कर लूंगा लाइट वैल्यूज वाली। मैं यहाँ पे हल्के प्रेशर के साथ शेडिंग कर रहा हूँ और पेंसिल के स्ट्रोक्स को आपको हमेशा इक्वल प्रेशर के साथ लगाना चाहिए और स्ट्रोक्स को आपको बिल्कुल पास पास लगा के स्ट्रोक्स की डेंसिटी को भी बढ़ाना होगा ताकि आप पेपर को अच्छे से कवर कर पाओ। और बहुत सारे बिगिनर्स का ये क्वेश्चन भी होता है कि हमें लेयर्स बनाते टाइम पेंसिल के साथ कितनी देर शेडिंग करनी चाहिए। तो देखो, यहाँ पे हमें इस डार्कनेस वाली वैल्यू को ऐड करना था, उसके लिए हम 2B ग्रेड की पेंसिल यूज कर रहे हैं और हमने नॉर्मल प्रेशर के साथ शेडिंग करके पेपर को अच्छे से कवर कर लिया है। तो बस इतनी शेडिंग इनफ है। मतलब जब आप पेपर को अच्छे से कवर कर लो तो समझ लो कि लेयर इनफ है। और जो ये यहाँ पे एक छोटी सी हाईलाइट है, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी जगह यहाँ पे पहले से ही खाली छोड़ दूंगा। तो लाइट वैल्यूज को ऐड करने के बाद अब मैं 4B पेंसिल को यूज करके मिड वैल्यूज को ऐड करूंगा। यहाँ नोज की साइड्स के ऊपर लाइट थोड़ी सी कम पहुंच पा रही है, तो यहाँ पे हम मिड वैल्यूज को क्रिएट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे 4B पेंसिल के साथ मिड वैल्यूज वाले पार्ट्स में हल्के हल्के प्रेशर के साथ लेयर्स को ऐड कर रहा हूँ।
और अब बारी है शैडोज को ड्रॉ करने की, जिनको हम डार्क वैल्यूज के साथ ड्रॉ करते हैं। बट मैंने आपको समझाया था कि शैडोज भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं और उनको अलग अलग ही ड्रॉ करना होता है। तो इस फोटो में हमें यहाँ पे फॉर्म शैडोज नजर आ रही हैं, उसमें कोर शैडोज और रिफ्लेक्टेड लाइट भी नजर आ रही है। उसके बाद यहाँ पे कास्ट शैडोज भी नजर आ रही हैं और लास्ट में ऑक्लूजन शैडोज भी नजर आ रही हैं। तो हम इनको ऐसे ही ड्रॉ करेंगे और मैं इन डार्क वैल्यूज को ड्रॉ करने के लिए स्टेडलर की ब्लैक 6B और 8B पेंसिल को यूज करूंगा और अगर मुझे जरूरत लगी तो कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को भी यूज कर लूंगा। और अब यहाँ पे साथ ही एजेस की बात भी कर लेते हैं। तो नोज की राइट साइड की तरफ नोज की वैल्यूज और चीक की वैल्यूज बिल्कुल एकदम से सेपरेट हैं, मतलब शार्पली चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पे हम हार्ड एजेस को ड्रॉ करेंगे और नीचे कास्ट शैडोज के भी हार्ड एजेस हैं। नॉस्ट्रिल्स के अंदर की शैडोज की वजह से भी यहाँ पे हार्ड एजेस हैं। बट ये जो फॉर्म शैडोज की वैल्यूज और नोज के ऊपर लाइट और मिड वैल्यूज हैं, ये धीरे धीरे एक दूसरे में ट्रांसफर हो रही हैं, मतलब यहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन बन रही है। तो यहाँ पे सॉफ्ट एजेस हैं और हम भी इन दोनों वैल्यूज को स्मूथली एक दूसरे में ट्रांसफर करके यहाँ पे सॉफ्ट एजेस को ड्रॉ करेंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के अब मैं जल्दी से डार्क वैल्यूज को भी ऐड कर लेता हूँ। अब अगर आपको जरूरत लगती है और आप ड्राइंग को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाना चाहते हो तो आप इन वैल्यूज को ब्लेंड भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इस ब्रश को यूज करके इन लेयर्स को ब्लेंड कर दूंगा। ब्लेंड करने के बाद आपको फिर से अपनी ड्राइंग को रेफरेंस फोटो के साथ कंपेयर करना है और रेफरेंस फोटो को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। और अगर आपको वैल्यूज में कमी लग रही हो तो आपको वही सारी पेंसिल्स को दोबारा यूज करके करेक्शंस करनी है अपनी ड्राइंग को रेफरेंस फोटो के साथ मैच करने के लिए। और उसके बाद आप आखिरी डिटेल्स को ऐड कर सकते हो, जैसे कि हाइलाइट्स और स्किन टेक्सचर। हाइलाइट्स को ड्रॉ करने के लिए हम इरेजर को यूज करेंगे और इस तरह से इरेज करके हाइलाइट्स को क्रिएट कर देंगे। और स्किन टेक्सचर के बारे में हम एक अलग वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। बाकी हमारी आज की ये क्लास और ये ड्राइंग भी कंप्लीट हो गई है, जो कि बहुत ही रियलिस्टिक लग रही है। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और हाई पॉइंट्स जरूर भेजना। बाकी अगर आपको और इंपॉर्टेंट शेडिंग टिप्स चाहिए तो लेफ्ट प्लेलिस्ट पे टैप करो और अगर आपको और इंपॉर्टेंट ड्राइंग ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो राइट प्लेलिस्ट पे टैप करो। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।